नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जो प्रश्न संख्या है 46 उसको देखेंगे। और बीओ मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में आज हम लोग 16वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखते हैं। जो 3 प्रश्न होते हैं दोस्तों, 125 शब्दों में पहला, दूसरा 50 शब्दों में और तीसरा 25 शब्दों में। तो अच्छे से इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आप लोगों के पेपर में, जीएस के पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे और समय लगभग 3 घंटे ही है। तो अगर ऐसी स्थितियां बने कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे प्रश्न छूट रहे हैं, तो जो मैंने अगर ड्राफ्टिंग से आता है, जो भी ड्राफ्टिंग है केवल यही एक ड्राफ्टिंग ही कराते हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही आप लिख आते हैं वहाँ पर, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। केवल फ्लो चार्ट ही बना दीजिएगा, उससे भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करिए और समय बहुत कम है, अब बिल्कुल तैयार हो जाइए बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए। और जो लोग अभी नहीं लिख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। जो बीओ मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए आज का प्रश्न जो है, प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर संख्या है प्रश्न संख्या, और 125 शब्दों में जितनी शब्द सीमा में आपसे कहा जाए उतनी ही शब्द सीमा में आपको इस प्रश्न को लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए, ठीक है। और डेली आंसर राइटिंग जरूर करते रहिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। जैसे भारत के प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए, तो ये आपका प्रश्न है। इसको 125 शब्दों में लिखना है। तो देखिए जैसे एक परंपरागत ऊर्जा साधन होते हैं, स्रोत होते हैं, और एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? जो पुनरुपयोगी होते हैं, कि जिनका उपयोग हम पुनः करते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा ऐसा थोड़ी है कि खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ विद्युत ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कोयले से जो कोयले से जो विद्युत बनाई जाती है वो आपकी जैसे ही रिसोर्सेज खत्म हुए तो वह ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा कौन सी है? विद्युत ऊर्जा जो होती है आपकी, ठीक है। जो जीवाश्म जो ईंधन होते हैं, जीवाश्म वाले, ठीक है, संसाधन जैसे खनिज है, जिन खनिजों से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है, पदार्थ हैं, उनसे ये चीज़ें। तो ये परंपरागत और गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत में क्या आता है कि जिस ऊर्जा स्रोतों का हम पुनः उपयोग कर सकें, जिस ऊर्जा को हम पुनः उपयोग कर सकें, उसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत की जहाँ तक बात करते हैं, तो भारत में 1970 के दशक के आसपास जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसके महत्व को समझा गया। अब इसके बाद जब हम इसके स्रोतों को देखेंगे, मुख्य जैसे सबसे पहला मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है आपका सौर ऊर्जा। तो देखिए सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और भारत जो है प्रतिवर्ष 50 लाख खरब किलोवाट ऊर्जा प्राप्त करता है सूर्य से। और सूर्य से ऐसी ऊर्जा मिलती है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, आप चाहे जितना उपयोग करिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो संभावनाएं हैं ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा उत्पादन की, तो जैसे जहाँ पर जैसे राजस्थान है, गुजरात है, लद्दाख है, तो यहाँ पर ऊर्जा विकास के लिए उपयुक्त है। और यहाँ पर जो बोर्ड हैं वो बनाए जा रहे हैं, इन पर कार्य प्रगति पर है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है तो उसका हम विदोहन कर सकें, इस चीज़ के लिए चीज़ें करी जा रही हैं, सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। दूसरे प्रकार की ऊर्जा कौन सी है? बायोमास। बायोमास का क्या मतलब होता है कि जैसे जो देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस होती है, तो गोबर गैस किससे बनती है? कि जैसे मान लीजिए एक तो होता है जो मलमूत्र होता है भैंसों का और जो जानवरों का, तो उनसे गोबर निकलता है, फिर उसमें खरपतवार और कूड़ा करकट सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस प्लांट में डाली जाती हैं। उस प्लांट से फिर ऊर्जा का उपयोग, गोबर गैस का उपयोग खाने बनाने में, अन्य चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके दूसरे प्रकार की ऊर्जा हो गई, आपके बायोमास की ऊर्जा, ठीक है। तीसरे प्रकार की ऊर्जा कौन सी है? पवन ऊर्जा। देखिए विंड एनर्जी जो होती है ये
समुद्र तटीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और खुले स्थानों पर, यह जो जहाँ पर भाई सीधी सी बात है कि जहाँ पर हवा ज़्यादा चलेगी, ठीक है, हवा जहाँ पर भी ज़्यादा चलेगी तो वहाँ पर विंड एनर्जी का उत्पादन किया जा सकता है। खुले मैदानों में भी होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा तेजी हवाएं चलती हैं और समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी चलती हैं। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, भारत देश में भी हैं। और जो अगले प्रकार की ऊर्जा है, अगले प्रकार की ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? जैसे जो ज्वार भाटे से जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा की जैसे भारत के तहत संभावनाएं जो हैं वो है कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, इन चीज़ों की जो ज्वारीय ऊर्जा है इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और सरकार इस पर प्रयास भी कर रही है और अलग अलग जगहों पर बोर्ड भी बना रही है। अगली चीज़ क्या है? भूतापीय ऊर्जा। तो देखिए जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे लगभग 6000 किलोमीटर अंदर जाएंगे नीचे, तो नीचे लावा है, बहुत ही तप्त लावा, बहुत गर्म अवस्था में है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये निकल कर जब आती हैं, ठीक है, तो ये पृथ्वी नीचे जब अंदर जाएंगे, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अगर जाते हैं तो ये काफ़ी गर्म अवस्था में मिलती है। तो इसी भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग जो है उष्मा के रूप में इसका उपयोग करना, तो इसका उत्पादन भी हमारे यहाँ अब धीरे धीरे तौर पर शुरू हो रहा है। सरकार इस पर प्रयासरत है और चीज़ों को बना रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऊर्जा के सारे स्रोत थे उनकी हम लोगों ने बात करी। तो लगभग 125 शब्दों में इजीली आप लिख सकते हैं। अच्छे से आप लोग लिखने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जो लोग भी देखिए अभी इच्छा के ऊपर है, अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बीओ मेंस का ग्रुप, क्योंकि देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे ही दिक्कतें खड़ी होंगी, तो इसलिए अभी से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करिए, किस तरीके से प्लानिंग करिए कि इन 30 दिनों में आपको क्या करना है और किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बीओ मेंस का ग्रुप, तो इसमें ये नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पे देखते हैं, जो दिन का दूसरा प्रश्न है। 50 शब्दों में लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है, तो ज़्यादा नहीं है, इसमें लगभग आपको 7 से 8 लाइनें लिखनी होती हैं, तो ईजिली आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास में पॉइंट्स हैं तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसमें इस प्रश्न में जैसे देखिए आईएमएफ के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को बताइए। तो देखिए उद्देश्यों की जहाँ तक बात हो रही है तो आईएमएफ जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, तो इसकी स्थापना जो है ये 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इसी के दौरान 44 देशों ने की थी, ठीक है। इसमें वर्तमान में जहाँ तक देखेंगे तो 189 राष्ट्र हैं, 189 नेशंस हैं जो जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करते हैं आपस में राष्ट्रों के मध्य में। और जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, पैसे से संबंधित अगर कोई वित्तीय सेवा से संबंधित चीज़ें होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। अब देखिए उद्देश्यों की जहाँ तक बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ करता क्या है? करता यह है कि सबसे पहली चीज़ यह है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इकोनॉमी मान लीजिए गिर गई है, इकोनॉमिकली रूप से वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो ये ऐड देता है, ठीक है। ऐड देता है, ऐड का मतलब अनुदान देता है, पैसा देता है, ब्याज पर चीज़ें देता है, ठीक है। तो ये आर्थिक सहायता देता है राष्ट्रों को, उनकी आर्थिक विकास को बराबर रखने के लिए, वह अच्छी स्थिति में आ जाए इसलिए, ठीक है। और क्या करता है? और क्या करता है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर जो होती है तो उसमें स्थिरता लाने का काम करता है, ठीक है। जैसे जो एक वैश्विक विनिमय दर जो होती है पैसे की, तो उनमें स्थिरता लाने का भी ये प्रयास करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुपक्षीय भुगतान जो होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे देशों के बीच में व्यापार असंतुलन बहुत ज़्यादा होता है, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी यह कार्य करता है। अगली चीज़ क्या है कार्य करता है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय अदायगी के संकट में, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने पैसा लिया या किसी कारणवश वह ब्याज लेने के बाद वह पैसा नहीं वापस कर पाया, तो जो अंतर्राष्ट्रीय अदायगी के संकट के समय जो है
तो क्या कर सकता है? पाकिस्तान के लिए यह असंतुलन की मात्रा को कम कर सकता है कि भाई यह पैसा दे दे कि आप भाई दूसरे को जिससे भी लिए हो पैसे दे दे, या तो अवधि को कम कर दे, ठीक है, कि भाई अब आप इतना दे रहे थे, इतनी अवधि में आप कम करके आप इतना पेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीज़ें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप लिखने लगेंगे तो 100-200 वर्ड में पहुंच जाएगा, तो उतना आपको नहीं लिखना है। जो मुख्य बातें हैं उनको आपको लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। तो इसको आप बेहतर रूप में 50 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 48 है और 25 शब्दों में है। ये 50 शब्द लिख गया है, 25 शब्दों में है, ध्यान रखिएगा, ये गलती से लिख गया है, ठीक है। 25 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। मात्र 25 शब्दों में, मुश्किल से 3 से 4 लाइनें आपकी आएंगी, मैक्सिमम 4 लाइनें, 4 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी में आपका 25 शब्द हो जाएंगे। तो देखिए, अवध किसान सभा के बारे में टिप्पणी करें तो अवध किसान सभा के बारे में बताना है कि जैसे देखिए, यह किसानों का आंदोलन था। अवध किसान सभा जो इसका गठन था 1920 में प्रतापगढ़ में किया गया था। और किसने किया था? जो किसानों के नेता थे बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को सबसे पहले संगठित किया। किसानों का यह मुख्यतः संगठन था और बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करने के बाद एक आंदोलन चलाया किसानों के हितों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया गया बाबा रामचंद्र के द्वारा। तो इस तरीके से आप इजीली 25 शब्दों में आप इस प्रश्न को लिखते रहिए, ठीक है। जो इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी बीओ मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।